एक बड़े शहर में अचानक अंधेरा छा जाता है, जहां कुछ ही पलों में हजारों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और पीछे सिर्फ उनके कपड़े और सामान रह जाते हैं। अब कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंधकार क्या है और क्यों उन्हें निगल रहा है। सवाल ये है कि क्या वे इस अंधेरे से बच पाएंगे या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन लोगों के साथ आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में डेट्रॉइट के एक शॉपिंग मॉल के सिनेमा में पॉल अपनी साइंस फिक्शन किताब पढ़ रहा होता है और बाकी लोग प्रोजेक्टर पर चल रही फिल्म देख रहे हैं। किताब में वह पढ़ता है कि बहुत साल पहले एक अजीब और डरावना पदार्थ मिला था जिसमें असंभव चीजें करने की ताकत थी। तभी कुछ देर बाद पॉल प्रोजेक्टर रूम में जाता है। वह मशीन चला ही रहा होता है कि अचानक बिजली चली जाती है। पूरा सिनेमा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। पॉल खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि सारे दर्शक एक पल में गायब हो गए हैं। फिर वह अपने साथी कर्मचारियों को ढूंढने निकलता है। जब वह गलियारों से गुजरता है तो उसे चीखें सुनाई देती हैं। तभी उसी समय मॉल की बिजली वापस आ जाती है। चारों तरफ देखने पर पॉल देखता है कि फर्श पर सैकड़ों कपड़े पड़े हैं, जैसे सब लोग अचानक गायब हो गए हों। तभी थोड़ी देर बाद पॉल की मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है। गार्ड उससे पूछता है कि क्या उसने किसी और कर्मचारी को देखा है, जिस पर पॉल कहता है कि थिएटर पूरी तरह खाली है और उसे नहीं पता क्या हो रहा है। दोनों साथ मिलकर सिक्योरिटी सेंटर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में गार्ड को कपड़ों की दुकान से आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है शायद वहाँ कोई फंसा हुआ है, इसलिए वह पॉल से कहता है कि बाहर इंतजार करे और खुद अंधेरे में चला जाता है। इसी बीच पॉल की टॉर्च की रोशनी कम होने लगती है। वह टॉर्च को थपथपाता है और रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह दुकान की ओर देखता है, उसे फर्श पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े दिखाई देते हैं। तभी उसे परछाइयों से आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक एक छाया उसकी ओर दौड़ पड़ती है। उधर रोजमेरी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट जो ब्लैकआउट के समय गायब नहीं हुई थी, अस्पताल के गलियारों में दौड़ रही है और किसी भी जिंदा इंसान को खोजने के लिए जोर जोर से पुकार रही है। तभी कुछ देर बाद उसे एक ऑपरेशन रूम मिलता है जहाँ तेज रोशनी जल रही होती है। अंदर जाकर वह देखती है कि एक मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, जिसे ऑपरेशन के बीच में ही छोड़ दिया गया था। तभी अस्पताल की लाइट फिर से टिमटिमाने लगती है और इससे पहले कि वह मरीज को बचा पाए, बिजली चली जाती है। डर के मारे रोजमेरी की टॉर्च हाथ से गिर जाती है। जब वह टॉर्च उठाती है तो देखती है कि मरीज वहां से गायब हो चुका है। ये देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। तभी शहर के दूसरे कोने में ल्यूक नाम का एक पत्रकार अपनी गर्लफ्रेंड पैगी के अपार्टमेंट में नींद से उठता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास नहीं है। फिर भी वह अपनी रोज की तरह दिन की शुरुआत करता है और बाथरूम में जाकर आराम से दांत ब्रश करता है। तभी अचानक अंधेरा उस पर हावी हो जाता है। जब वह कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आता है तो समझता है कि पूरे अपार्टमेंट की बिजली चली गई है। इसी बीच उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है। फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह काम पर गई है। इसके बाद ल्यूक यह जानने के लिए बिल्डिंग की लॉबी में जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वह इतना परेशान रहता है कि यह ध्यान ही नहीं देता कि वहाँ फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े हैं। फिर कुछ देर बाद वह बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन अखबार देखकर हैरान रह जाता है कि वह पिछली तारीख का है। तभी उसी समय उसका पैर एक चश्मे पर पड़ता है। चारों तरफ देखकर वह हैरान रह जाता है। सड़कों पर सिर्फ कपड़े और गाड़ियां पड़ी हैं। लोग कहीं दिखाई नहीं देते, ये समझने की कोशिश करते हुए कि डेट्रॉइट में सबके साथ क्या हुआ। तभी ल्यूक अचानक देखता है कि कुछ दूर एक बड़ा हवाई जहाज गिरकर धमाके से फट जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में हो सकती है। वह भागकर उस बिल्डिंग की तरफ जाता है जहाँ पैगी काम करती है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। तलाश करते हुए ल्यूक उसकी डेस्क तक पहुंचता है। वहां उसे एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी होती है तो वह उसे छोड़ देता है। फिर उसकी नजर पैगी की फोटो वाले फ्रेम पर पड़ती है। यह सोचकर कि शायद पैगी भी बाकी लोगों की तरह गायब हो चुकी है, ल्यूक पूरी तरह टूट जाता है। तभी वह एक दरवाजे में हिलती हुई छाया देखता है। ये समझने के लिए कि वह क्या है, वह वहां जाने का फैसला करता है और उस चीज को भूल जाता है जिसे आखिर में वही छाया निगल लेती है, लेकिन वह किसी तरह उसे बच जाता है। फिर 3 दिन बाद ल्यूक रात में डेट्रॉइट की सुनसान सड़कों पर अकेला चल रहा होता है। वह कोई गाड़ी ढूंढ रहा होता है ताकि शहर में सुरक्षित तरीके से घूम सके, लेकिन उसे कोई वाहन नहीं मिलता। जांच पड़ताल करते हुए वह एक कार में जाकर बैठ जाता है ताकि थोड़ा आराम कर सके और पानी पीकर खुद को ठीक कर सके। तभी अचानक उसे एक आदमी दिखाई देता है जो घबराकर उससे दरवाजा खोलने की विनती करता है। जब ल्यूक कोई जवाब नहीं देता तो वह आदमी कहता है कि उसे रोशनी चाहिए क्योंकि उसका लाइटर खत्म हो गया है और अंधेरे की परछाइयां उसे पकड़ने आ रही हैं। फिर भी ल्यूक उसकी मदद नहीं करता। तभी मजबूर होकर वह आदमी अपनी साइकिल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन परछाइयां उससे बहुत तेज होती हैं। कुछ ही पलों में वे उसे निगल लेती हैं और जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। फिर जब माहौल शांत हो जाता है तब ल्यूक कार से बाहर निकलता है और अपनी तलाश जारी रखता है। फिर कुछ देर बाद नई गाड़ी ढूंढते हुए वह सड़कों पर घूम रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि एक छोटी बच्ची दूर से उसे देख रही है। इसी बीच ल्यूक को एक ट्रक दिखाई देता है जिसकी हेडलाइट्स जल रही होती हैं। वह लाइट बंद करता है और गाड़ी के
अंदर खोजबीन करने लगता है। वहाँ उसे कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो रोशनी पैदा कर सकती हैं और कुछ कपड़ों के बीच छिपी हुई एक रिवॉल्वर भी मिलती है। दूसरी तरफ वही छोटी बच्ची उसे देख रही होती है। वह देखती है कि आसपास की इमारतों की दीवारों पर परछाइयां फैलने लगी हैं। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी से भाग जाती है ताकि छायाओं के जाल में न फंस जाए। इसी दौरान ल्यूक को किसी जगह से गाना बजता हुआ सुनाई देता है। वह उस आवाज का पीछा करता है और 7th स्ट्रीट पहुंच जाता है। वहां उसे एक रोशनी से भरा बार मिलता है। इस नए ठिकाने का फायदा उठाकर ल्यूक जितनी हो सके उतनी बैटरियां ढूंढता है और साथ ही वहां के कुछ महंगे ड्रिंक्स भी पी लेता है। तभी थोड़ी देर आराम करते हुए उसे पता चलता है कि बार में एक और दरवाजा है जिसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। जब वह तहखाने में पहुंचता है तो उसे बहुत सा सामान, बचाव के उपकरण और एक बड़ा जनरेटर मिलता है जिससे बार की रोशनी जल रही होती है। लेकिन तभी ल्यूक चौंक जाता है जब वह जेम्स को देखता है जो उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है। जेम्स उससे बंदूक दिखाकर ऊपर आने का आदेश देता है। दोनों जब बार में पहुंचते हैं तो ल्यूक उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। कोई जवाब न मिलने पर ल्यूक खुद ही ड्रिंक लेने लगता है। तभी अचानक जेम्स उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन गोली सिर्फ बोतल पर लगती है। यह देखकर ल्यूक गुस्से में उसे कहता है कि यह सब बंद करो, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि जेम्स अकेले रहने से डर रहा है। इसीलिए ल्यूक उसके साथ बैठ जाता है ताकि दोनों ठीक से बात कर सकें। वह कहता है कि इस खाली और अकेली दुनिया में उसे एक और साथी पाकर खुशी हुई। वह आगे कहता है कि वे साथ मिलकर इस सर्वनाश के खतरों का सामना कर सकते हैं। फिर कुछ मिनट बाद जेम्स बताता है कि उसकी माँ बार के कर्मचारियों में से एक थी। वह थोड़ी देर पहले चर्च से आती हुई रोशनी की जांच करने गई थी। यह सुनकर ल्यूक अपनी टॉर्च में से एक जेम्स को दे देता है और कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन जेम्स जवाब देता है कि वह अभी नहीं जाएगा, उसे तब तक इंतजार करना है जब तक उसकी माँ उन बाकी लोगों के साथ वापस नहीं आ जाती जिन्हें उसने बचाया था। तभी समय बर्बाद नहीं करना चाहते हुए ल्यूक समझाता है कि दुनिया दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है और भले ही सुबह के 11 बज चुके हों, शहर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी ल्यूक बताता है कि वह पिछले 3 दिनों से यात्रा कर रहा है। उसने देखा है कि सूरज देर से उग रहा है और जल्दी डूब रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए ग्रह पर कोई रोशनी नहीं होगी। जेम्स कहता है कि उसकी माँ कुछ घंटों में बार में वापस आ जाएगी, लेकिन जब वह देखता है कि लड़का उसके साथ नहीं जाना चाहता तो ल्यूक जाने का फैसला करता है अपने आप को बचाने के लिए। ल्यूक अपनी टॉर्च को शॉटगन में बदल देता है, लेकिन इससे पहले कि वह जगह छोड़ पाए वह रोजमेरी को देखकर चौंक जाता है। वह अपने बेटे मैनी को ढूंढ रही होती है। यह देखकर कि महिला परेशान और पागल हो गई है तो ल्यूक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रोजमेरी देखती है कि ल्यूक उसके पास आ रहा है तो वह मेज से रिवॉल्वर उठाकर उसकी तरफ तान देती है। डर के मारे ल्यूक उसे अपनी बंदूक से धमकाता है। इसके बाद दोनों की तरफ रोजमेरी कुछ गोली चलाती है, लेकिन गोलियां सिर्फ कुछ गिलासों पर लगती हैं। फिर रोजमेरी रोते हुए जमीन पर गिर पड़ती है और किसी से अपने बेटे मैनी को ढूंढने में मदद मांगती है। पास ही पॉल एक सड़क दुर्घटना के बाद जागता है और अंधेरे से बचने के लिए बस स्टॉप तक पहुंचने की कोशिश करता है। माहौल शांत होने पर जेम्स पूछता है कि क्या रोजमेरी शहर के अस्पताल में काम करती है। महिला को याद आता है कि काम के दौरान एक ब्रेक में बिजली चली गई थी और उसने बस लोगों की निराश भरी चीखें सुनी थी। ऐसा दृश्य देख रोजमेरी अपनी माँ के घर भागती है जो अपनी शिफ्ट में मैनी की देखभाल कर रही थी। वहाँ वह देखकर टूट जाती है कि वह और उसका बेटा दोनों परछाइयों में खो चुके थे। तभी रोजमेरी महसूस करती है कि उसने जेम्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है। वह बताती है कि वह फिजियोथेरेपी वार्ड में काम करती है और चूंकि उसका पति अक्सर इस बार में आता है इसीलिए उसने यह देखने का फैसला किया कि वे वहाँ हैं या नहीं। रोजमेरी अपना बैकपैक खोलती है और बताती है कि उसके पास कई प्रकाश स्रोत हैं। साथ ही उसने कुछ नियॉन ट्यूब भी इकट्ठा की है जो लंबे समय तक रोशनी देती हैं। तभी तीनों को दूर से आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें पता चलता है कि अगली गली में एक घायल जीवित व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ल्यूक नहीं चाहता कि कोई भी खतरे में पड़े, इसलिए वह अकेला उस व्यक्ति की मदद करने दौड़ता है। वह बाकी 2 लोगों को आदेश देता है कि बार का दरवाजा बंद कर दें और उसके लौटने तक उसे खोलने का इंतजार करें। ल्यूक जल्दी से पॉल की ओर बढ़ता है जो बस स्टॉप पर बेंच पर लेटा हुआ है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनकी टॉर्च काम करना बंद कर देती है। इसे देखते हुए ल्यूक अपनी एक और टॉर्च जलाता है और वे सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं, लेकिन आधे रास्ते में दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। इससे पहले कि परछाइयां उन्हें पकड़ पाती, ल्यूक पॉल को अपनी बाहों में उठा लेता है और आखिरी पल में उसे बार के अंदर पहुंचा देता है। फिर कुछ मिनट बाद बाकी लोग उस आदमी की चोटों का इलाज करने में मदद करते हैं। साथ में वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि परछाइयों और इस प्रलय का कारण क्या हो सकता है। तभी रोजमेरी कहती है कि शायद यह सब उनके पापों के कारण हो रहा है और उन्हें ईश्वर द्वारा दंडित किया जा रहा है। यह सुनकर ल्यूक का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी बार की बिजली अचानक चली जाती है। पॉल देखता है कि परछाइयां बार में फैल रही हैं और वह ल्यूक से तुरंत जनरेटर का लोड कम करने के लिए कहता है। जनरेटर को सही करने के बाद वे फिर से रोशनी जलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यह महसूस करते हुए कि बिजली लंबे समय तक नहीं टिकेगी, वे और अधिक प्रकाश
प्रकाश स्रोत पाने की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन पॉल अपनी स्थिति से नाराज होकर जनरेटर पर पैर मार देता है, जिससे बिजली फिर से चली जाती है। तभी अचानक उस आदमी को बेचैनी होने लगती है और उसके साथी उसे पूल टेबल तक ले जाते हैं। रोजमेरी उस बचे हुए आदमी की देखभाल करने की कोशिश करती है। फिर ल्यूक बालकनी में जाता है और उसे उस इमारत की यादें ताजा हो जाती हैं जहां वह काम करता था। खोजते हुए उसे पत्रकारों द्वारा बनाई गई आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें हमले का दृश्य कैद था। कुछ ही देर बाद ल्यूक गलियारे के अंत में कुछ आवाज सुनता है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एक टीवी अभी भी चालू है, जिस पर एक शोधकर्ता की गवाही दिखाई जा रही है। शोधकर्ता बताता है कि वह अपने छोटे भाई जो कई साल पहले मारा गया था, मैंने उसकी आवाज सुनी है। वह बचे हुए लोगों से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये जीव अपनी आवाजें छिपा सकते हैं। तभी कमरे की बिजली चली जाती है। जब कमरे की बिजली चली जाती है तभी ल्यूक छायाओं से बचने के लिए खिड़की की तरफ भागता है और आखिरी पल में खुद को बचा पाता है। फिर सभी के पास वापस आकर ल्यूक कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। वह बताता है कि वे केवल बार की लाइट्स की वजह से अभी सुरक्षित हैं। समस्या यह है कि यह जगह असली में सुरक्षित नहीं बल्कि जाल है। जब बिजली फिर से चली जाएगी तो सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। यह सुनकर रोजमेरी कहती है कि वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उसे अपना बेटा नहीं मिल जाता। ल्यूक यह देखकर समझता है कि महिला सही कह रही है और वह उनके साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। फिर ल्यूक बताता है कि उसे कुछ गलियों की दूरी पर एक बैटरी मिली है। अगर वे उसे जनरेटर से चार्ज कर लें तो उनके पास वहां से भागने के लिए एक कार होगी। इसलिए समूह भागने की योजना बनाने की तैयारी करने लगता है। जेम्स को अपनी एक टॉर्च देने के बाद ल्यूक उससे कहता है कि अगर लाइटें फिर से चली जाएं तो वह तुरंत भाग जाए, जिसे सुन लड़का उलझन में कहता है कि पॉल अकेला नहीं रह सकता। लेकिन ल्यूक उसे जैसा कहा गया है वैसा करने का आदेश देता है और अपनी चाबी की रिंग देते हुए कहता है कि इससे उसे थोड़ी किस्मत मिल सकती है। तभी बार के दूसरी तरफ पॉल रोजमेरी से बात करता है और अपनी शक्ल सूरत के बारे में उसकी राय पूछता है, क्योंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये सुनकर रोजमेरी खुश हो जाती है। जाने से पहले वह पॉल को किस करती है और उसे बाहर सुरक्षित रहने के लिए कहती है। इसके बाद रोजमेरी जेम्स को अपनी एक नियॉन ट्यूब देती है। बाकी लोग उस लावारिस ट्रक की तलाश में निकल पड़ते हैं। बिना समय गंवाए ल्यूक रोजमेरी से मदद मांगता है और दोनों गाड़ी को बार की ओर धकेलते हैं। इस बीच जेम्स पॉल का बुखार कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी चोटों के कारण बेहोश होने लगता है। फिर पॉल ल्यूक से कहता है कि संगीत बॉक्स चालू करे। जैसे ही ल्यूक ध्वनि सुनता है वह भ्रमित हो जाता है। पॉल उसे चिल्लाकर जगाता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। फिर ल्यूक पानी लेने के लिए बाथरूम जाने का फैसला करता है। उसी समय उसे जगह की बिजली चली जाती है और वह ब्लैकआउट में फंस जाता है। तभी दूसरी ओर ल्यूक के टखने में चोट भी लग जाती है। रोजमेरी को बचाते हुए ल्यूक को तेज दर्द होता है और वह कहता है कि उसे कुछ सेकंड रुकना होगा ताकि उसके पास गाड़ी को फिर से धक्का देने की ताकत आ सके। ब्रेक के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है और उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने थोड़ी ही देर पहले सभी टॉर्च बदल ली थी। तभी रोजमेरी एक छोटी लड़की को देखती है। वह मानती है कि यह लड़की खतरे में है और उसे अपने पास आने के लिए चिल्लाती है। लेकिन जब वह विशाल अंधेरे को देखती है जो उनकी तरफ आ रहा है तो लड़की भाग जाती है। ल्यूक चाहे जितना भी उसका पीछा करे वह जमीन पर गिर जाता है। ल्यूक तुरंत चिल्लाकर रोजमेरी से कहता है कि हेडलाइट चालू करे, जिससे वे अंतिम पल में नष्ट होने से बच जाते हैं। रोजमेरी अपने दोस्त को बचाने के बाद वापस गाड़ी में ले जाती है ताकि वे आराम कर सकें। तभी दूसरी तरफ भयंकर अंधेरे के बावजूद पॉल पर परछाइयों का हमला नहीं हुआ। यह देखकर कि कोई छाया इधर उधर नहीं भटक रही है, पॉल जेम्स को ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि जेम्स गायब हो गया है, वह हताश होकर उसे पुकारता है। अपनी खोज में पॉल तहखाने में पहुंचता है और वहां उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो अपने आप खुल जाता है। तभी थोड़ी ही देर में उसे जेम्स की आवाज सुनाई देती है। पॉल अपने दोस्त की तलाश में सुरंग में चला जाता है। तभी दूसरी गलियों में बचे हुए लोग देखते हैं कि छायाएं उनके करीब आ रही हैं। वे गाड़ियों के टुकड़ों से एक टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोजमेरी को याद आता है कि उसने अपना लाइटर बार में छोड़ दिया था। पकड़े न जाने के लिए वह ल्यूक की मदद करती है और एक इमारत की तरफ चल पड़ती है। जब उन्हें पता चलता है कि एक दरवाजा बंद है तो ल्यूक अपनी बंदूक से ताला तोड़ देता है और दोनों कमरे में घुस जाते हैं। कमरे में रोजमेरी को माचिस का डिब्बा मिल जाता है। तभी वह टॉर्च जलाकर छायाओं को डराकर भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ल्यूक पूछता है कि रोजमेरी को माचिस के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वह वहां काम नहीं करती थी। वह बताती है कि वह अक्सर धूम्रपान करती थी और तभी उसने धूम्रपान छोड़ा जब पता चला कि वह गर्भवती है। इस बीच पॉल बार बार जेम्स की आवाज सुनता है, लेकिन जब वह सुरंग के अंत तक पहुंचता है तो पता चलता है कि वह एक नकली दरवाजा था। गुस्से में पॉल बार बार दीवार से टकराता है। तभी एक छाया उसे घेरे में ले लेती है और सभी लाइटें बंद हो जाती हैं और वह पॉल को पकड़ लेती है। इसके तुरंत बाद बार में फिर से बिजली बहने लगती है। जब जेम्स मेज पर लौटता है तो वह स्नूकर टेबल पर पॉल के कपड़े पाता है। तभी इमारत में रोजमेरी को याद आता है कि वहाँ कीटाणुनाशकों का भंडार है। वह ल्यूक से कहती है कि वह वहीं रुके और वह खुद देखने जाती है। खोज के दौरान उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। शोर से ध्यान हटते ही वह अपनी लाइट स्टिक नीचे रख देती है और बाहर चली
चली जाती है। सड़क पर रोजमेरी को एक शिशु गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह पास पहुंचती है, पता चलता है कि यह केवल एक जाल है। तभी ल्यूक को एहसास होता है कि उसकी दोस्त बहुत देर कर रही है, इसीलिए वह दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि परछाइयों ने रोजमेरी को मार दिया। उसे यह भी पता चलता है कि रोजमेरी भी शहर में घूमने वाले छाया चित्रों में बदल गई है। अपना अगला शिकार बनने से बचाने के लिए ल्यूक जितनी जल्दी हो सके ट्रक को बार की ओर धकेल देता है। इस बीच जेम्स को पता चलता है कि बार की बिजली फिर जाने वाली है। वह खुद को राक्षसों से बचाने के लिए तहखाने में भाग जाता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके पकड़े जाने से पहले ल्यूक वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि अब उन्हें निकलना होगा। दो दोस्तों को खोकर जेम्स दुखी और हताश हो जाता है। ल्यूक उसे समझाता है और कहता है कि वह कार में बैठे और तब तक रुके जब तक वह जनरेटर चालू नहीं कर देता। ल्यूक जल्दी से तहखाने में जाकर जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार जनरेटर स्टार्ट हो जाती है। इस तरह दोनों 7वीं स्ट्रीट से सुरक्षित निकलने में सफल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ल्यूक कहता है कि उसे ट्रक का हुड बंद करना होगा ताकि वे आगे बढ़ सकें। वह जेम्स से कहता है कि वह एक्सीलरेटर दबाकर रखे ताकि ट्रक बंद न हो, लेकिन तभी ल्यूक देखता है कि वे उसी चर्च के सामने हैं जिसके बारे में जेम्स की माँ ने बताया था। जेम्स अपनी माँ को खोजने के लिए बेचैन हो जाता है और दौड़कर चर्च की ओर चला जाता है। ल्यूक को वहीं छोड़कर ये देखकर ल्यूक गुस्सा हो जाता है और अकेले ही वहां से जाने का सोचता है। शहर से निकलने से पहले ल्यूक एक पुल पर लिखा हुआ अजीब शब्द देखता है। उसे याद आता है कि यही नाम पॉल ने अपनी कहानियों और साइंस फिक्शन किताब में बताया था। चर्च के अंदर जेम्स वेदी की ओर जाता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी एक छाया पीछे से आकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स पर हमला होने से पहले ही ल्यूक पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी से चर्च का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बावजूद जेम्स कहता है कि उसने अभी अभी अपनी माँ की आवाज सुनी है और वो भागकर पालों की ओर जाता है। वहाँ एक और इंसान भी उसका पीछा करता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही ल्यूक देखता है कि गाड़ी की हेडलाइट्स बुझ रही हैं और उसी पल मारा जाता है। यह देखकर जेम्स डर जाता है और कहता है कि वह गायब नहीं होना चाहता। डर और घबराहट के कारण वह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद शहर में सूरज निकलता है और रोशनी फैल जाती है। जेम्स को वहीं छोटी लड़की दिखती है जो अपने जूतों में लगी रोशनी की वजह से बची हुई थी। लड़की अपना नाम ब्रायना बताती है। अपना परिचय देने के बाद जेम्स और ब्रायना बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि शेरिफ का घोड़ा खड़ा है जिसके पैरों पर नियॉन रिबन बंधे हैं। अब दोनों सुरक्षित हैं, इसीलिए वे शहर में कोई सुरक्षित जगह खोजने निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर रात हो जाती है और अंधेरे में छाया नए शिकारों की तलाश में निकल पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए।